So, good morning and welcome. We are studying eukaryotic cell. Already we completed the plasma membrane or cell membrane. We have also studied the cell wall and the cell organelle we have started with. Whatever the membrane bound structure are present in cytoplasm having some specific, definite, precise function are called cell organelle. The cell organelle like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus or Golgi body, lysosome and vacuole, whose functions are related, coordinated. It is the endomembrane system. And mitochondria, plastid, say chloroplast, and ribosome, whose functions are not correlated, coordinated. It is not a part of endomembrane system. So already we started with endomembrane system and we have talked about endoplasmic reticulum. In present lecture, we will study in detail. I will speak for the Golgi complex, that is dictyosome in plants, also lysosome and vacuole. देखो, हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल शुरू की है डिटेल में. मेरा पहला टाइटल था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, वो हो गया. दूसरा टाइटल सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल, फंगल सेल इनको रहती है, एनिमल सेल को नहीं, वो भी हमने देख लिया. और फिर कहा कि चलो अब सेल वॉल भी हो गई, सेल मेम्ब्रेन भी हो गई. अब साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते, जिनके स्पेसिफिक ठोस काम होते हैं, वो हम लोग सीखना शुरू किए थे. देखो, जो सेल ऑर्गेनल के फंक्शन रिलेटेड है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सो उन्हें एक साथ हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम, जिनके फंक्शन को रिलेटेड नहीं, वो नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो हमने शुरू की है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और पहला उसमें से सेल ऑर्गेनल हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो प्रस्तुत वीडियो लेक्चर है, उसमें हम लोग 3 ऑर्गेनल डिटेल में सीखने वाले हैं. एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो होने के पश्चात लाइसोसोम और वो होने के पश्चात वॅक्यूल. बघा, एक 2 मिनिटात मी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमचा रिकॅप घेतो. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम म्हणजे एक एक्सटेन्सिव्ह नेटवर्क ऑफ टायनी ट्युब्युल्स स्कॅटर्ड इन होल ऑफ द सायटोप्लाझम. तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम म्हणजे अगदी टायनी, खूपच बारीक, ज्या फक्त इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये दिसू शकतात, अशा ट्यूबचं एक जाळं आहे जे पूर्ण सायटोप्लाझममध्ये पसरलेलं आहे. तर रेटिक्युलम म्हणजे नेटवर्क आणि सायटोप्लाझममध्ये आहे म्हणून एंडोप्लाज्मिक, मग त्याचं नाव पडलं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम 2 प्रकारचं असतं. ज्याच्या सरफेसवरती रायबोझोम्स असतात ते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम. आणि तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की रायबोझोम प्रोटीन सिंथसिस मशिनरी आहे. सो ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन्स रायबोझोम्समध्ये बनतात. तो ज्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमच्या सरफेसवर रायबोझोम आहे ते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम आहे आणि त्याचं काम असतं प्रोटीन आणि एन्झाईमचं सिंथसिस. आणि ज्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमवर रायबोझोम अटॅच नाही, इट अपियर स्मूथ, त्याला आपण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम म्हणतो. ते करतं सिंथसिस ऑफ लिपिड्स लाईक स्टिरॉइड्स, म्हणजे काही हार्मोन्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमचं फंक्शन काय असतं? तो सर रफ ER प्रोटीन, स्मूथ ER लिपिड. हा नीट क्वेश्चन नाही आहे. आणि हे एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्क आहे पूर्ण सायटोप्लाझममधलं. आत्ता मात्र आपण गोल्जी कॉम्प्लेक्स सुरू करतो आहे. फर्स्ट पॉईंट, 1898 कॅमिलो गोल्जी discovered a structure which is darkly stained in an animal cell. तो सर यू सेड कॅमिलो गोल्जी ने
एनिमल सेल में एक घने रंग का, डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उसी कैमिलो गोल्जी के जो स्टूडेंट्स थे, रमन एंड कजाल, दे नेम्ड इट एज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आफ्टर द नेम ऑफ देअर प्रोफेसर हु इज अ डिस्कवरर ऑफ दिस स्ट्रक्चर. म्हणजे कॅमिलो गोल्जीनी हे स्ट्रक्चर बघितलं आणि त्याचे जे 2 स्टुडंट्स होते त्यांनी या स्ट्रक्चरला जे नाव दिलं तर ते त्यांच्या प्रोफेसरचं, ज्यांनी ते डिस्कवर केलं ॲनिमल सेलमध्ये, त्यांचं नाव दिलं. म्हणून याचं नाव आहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स. यालाच तुम्ही गोल्जी बॉडीज म्हणू शकता, गोल्जी अपरेटस म्हणू शकता. तो सर अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कैमिलो गोल्जी हैज़ डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस. अब उसमें है क्या? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? तो सर टाइनी ट्यूब्यूल्स है. तो वैसे गोल्जी अपरेटस में 3 चीज़ें आपको दिखती है. अगेन टाइनी ट्यूब्यूल्स, सर्टन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स. सो देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज कंप्राइज ऑफ सिस्टर्नी म्हणजे सैक्स. तो आप ऐसे इमेजिन करो कि वो चपटी जो ब्रेड रहती है जिस पे हम लोग जाम लगाते, वो ब्रेड्स आपने एक के ऊपर एक रखी है, अ लूप, अ फोल्ड्स ऑफ ब्रेड. सो सिस्टर्नी म्हणजे सॅक्स, फ्लॅटन्ड स्ट्रक्चर. वेसिकल्स माने बलून्स अँड फाईन ट्यूब्यूल्स. सो सी, these are the sacs or cisternae which are concentrically arranged and they are always near nucleus. It also consists of vesicles, that is balloons. This Golgi complex is present in animal cell and plant cell also. But in plant cell it is called dictyosomes. Dictyosomes. So dictyos is thrown. Dictyos is thrown. Thrown bodies. So that's why called dictyosome in plant. So sir, Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi 1898. It is also present in plant cell, but here it is called dictyosomes. It consists of the flattened sacs called cisternae, some vesicles and some tubules. It is always associated with nearby the nucleus. Every sac or cisternae is half to 1 micrometer in thickness. सो प्रत्येक सॅक जी आहे ती अर्धा ते 1 माइक्रोमीटर थिकनेसमध्ये आहे. अब आप एक बेसिक को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल मेक द थिंग्स वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू पीपल. यू जस्ट लिसन टू माई एग्जाम्पल. देखो, राइबोसोम्स कौन है? अ फैक्टरी दैट प्रोड्यूस proteins. Now whatever the proteins are produced by ribosome, they enter in endoplasmic reticulum. म्हणजे रायबोझोम ही फॅक्टरी आहे, त्यांनी काय बनवले? प्रोटीन. हे प्रोटीन कशात गेले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलममध्ये, कारण हे पूर्ण नेटवर्क है, ठीक है ना. तो उसमें जाने के बाद दे केम आउट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in form of vesicle. तो certain vesicles are always pinch off from ER. तो सर तुम्ही असं म्हटलं, रायबोझोमनी प्रोटीन बनवले, ते एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलममध्ये गेले आणि तिथून काही हे व्हेसिकल्स ज्यात प्रोटीन आहे
ते त्या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून निघाले. तो जसं लहान मुलं तो साबूनचा एक फेस करून असे बबल्स सोडतात, तर ते कसे बबल्स निघतात, तो तसं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून असे व्हेसिकल्स निघतात विच कंटेन प्रोटीन. अब ये जो प्रोटीन्स निकले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो पैकिंग के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए जाते इन गोल्जी अपॅरेटस. तर आता तुला गोल्जी अपॅरेटस बद्दल काय समजलं कि सर ये गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं वेसिकल्स में पैक होके प्रोटीन्स, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहां पे आते लिपिड्स. तो गोल्जी अपैरेटस के पास ये प्रोटीन्स और लिपिड्स वेसिकल के फॉर्म में क्यों आए? फॉर पैकेजिंग. अब उसका अच्छे से पैकेजिंग करता है गोल्जी अपैरेटस एंड सेंड टू डेस्टिनेशन, अ करेक्ट डेस्टिनेशन. म्हणजे जो भी प्रोटीन बन के आए रफ ईयर से, जो भी लिपिड्स बन के आए स्मूथ ईयर से, वेसिकल के रूप में वो गोल्गी अपैरेटस ने ले लिए और उसका वापस एक बार किया पैकेजिंग, और अब जहां भेजना है वहां उसको भेजा जा सकता है. द डेस्टिनेशन में भी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर. म्हणजे जे प्रोटीन किंवा लिपिड गोल्गी कॉम्प्लेक्समध्ये आले त्याचं वापस पॅकेजिंग झालं आणि आता त्यांना सेलमध्येच पाठवायचं असेल तर आतमध्ये पाठवलं जातं. सेलच्या बाहेर पाठवायचं तर बाहेर पाठवलं जातं. म्हणजे गोल्गी अपॅरेटसचं पहिलं फंक्शन काय आहे? पैकेजिंग. दूसरा सुनो, ये मटेरियल बन के गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता क्यों है? द गोल्जी अपैरेटस बिसाइड्स पैकेजिंग डज देयर मॉडिफिकेशन. तो इट डज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स. ये मॉडिफिकेशन का भी सेंटर है. तो समझ में आया की सर गोल्गी अपॅरेटसकडे जे काही प्रोटीन्स आणि लिपिड्स व्हेसिकलच्या फॉर्ममध्ये आले, तो गोल्जी अपॅरेटसनी ते घेतले, त्याचं पॅकिंग केलं आणि पाठवून दिलं सेलच्या आत किंवा सेलच्या बाहेर. झालं एक काम. दुसरं, त्याचं मॉडिफिकेशन केलं आणि मग सेलच्या आत किंवा सेलच्या बाहेर पाठवून दिलं. अब तिसरा सुनो, सर्टन प्रोटीन्स which are wrongly folded, which are useless. तो काही असे प्रोटीन्स असतील ज्यांचं चुकीचं फोल्डिंग झालेलं असेल, तो असे जे प्रोटीन्स इथे आले त्याचं पॅकेजिंग झालं तो वो सेल के अंदर ही रहते और अब वो बन जाते लाइसोझोम्स. आणि या पॉइंटवर तुम्ही लक्ष द्या. जे प्रोटीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्समध्ये आले त्यांचं पॅकेजिंग झालं आणि ते सेलच्या आतमध्येच आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये जे होते, त्या व्हेसिकलच्या आतमध्ये जे प्रोटीन्स होते ते आत्ता बनले एन्झाइम्स. रिपीट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वहाँ से बन के आए प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, वो घुस गए गोल्गी अपैरेटस में. गोल्गी अपैरेटस से वो आ गए बाहर पर है सेल के अंदर. तो ये जो अंदर अब प्रोटीन है वेसिकल के, वो अब बन गए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, digestive enzyme, and such a body that contain dozens of hydrolytic enzyme is lysosome. तो remember, ER, Golgi complex, lysosome, this sequence. तो तीसरं फंक्शन पहा, lysosomes are manufactured by Golgi apparatus.
चौथा फंक्शन देखो, यहां जो भी प्रोटीन्स आते दे बिकेम ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड्स आते दे बिकेम ग्लाइकोलिपिड्स। और ये आपका नीट क्वेश्चन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर फॉर्म्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ऐसे रहते एक के ऊपर एक, अ स्टैक ऑफ सिस्टर्नी और सॅक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्समध्ये सिस्टर्नी किंवा सॅक्स असतात, एकावर एक, म्हणजे त्याचा काय बनतो, स्टॅक, उतरण बनते। हर सिस्टर्नी जो रहता म्हणजे सैक, उसे दो साइड्स रहती, एक रहती कॉन्वेक्स साइड एंड दिस कॉन्वेक्स साइड इट्स कॉल्ड सिस साइड, फॉर्मिंग साइड। तो देखो, फर्ज करो कि ये आया कोई बनके प्रोटीन फ्रॉम ईआर, म्हणजे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनके कोई प्रोटीन आया, तो दिस प्रोटीन ऑलवेज फ्यूज विथ सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग साइड। फिर वो घुस जाता उसके अंदर। अंदर घुसने के बाद या तो उसका वापिस पैकेजिंग होता अच्छे से, या मॉडिफिकेशन होता, या ग्लाइकोलाइजेशन होता, और फिर वो हमेशा बाहर निकलता है फ्रॉम कॉनकेव साइड। सो कॉनकेव साइड इज अ ट्रांस साइड और मैच्योरिंग फेस। तो whatever the balloons or vesicles are pinched off from ER, they fuse with Golgi apparatus. There they are packed and sent to the intracellular target or extracellular target, or they are modified in a Golgi apparatus, or when they came out of Golgi apparatus, they act as lysosomes. So this is what the Golgi complex is. So let us summarize. Golgi complex म्हणजे Golgi apparatus किंवा Golgi body, ज्या डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स असतात नियर न्यूक्लियस। कैमाइलो गोल्जी ने उसको देखा। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी म्हणजे सॅक, व्हेसिकल्स म्हणजे बलून्स अँड ट्यूब्यूल्स. The cisternae are one above the other like a stack and they are concentrically arranged. Each cisterna is half to 1 micrometer. Each cisterna has two sides. A convex side is cis or forming face. A concave side is trans or maturation phase. Golgi apparatus has following function: packaging of the material that came from endoplasmic reticulum, modification of that material which has came from endoplasmic reticulum, formation of lysosomes which contain dozens of enzymes, and I am coming to that point now, and glycoproteins are formed there and glycolipids. These lysosomes are also present in plant cell, but they are called their dictyosomes. So the next organelle is lysosomes. Now how come this word is derived? Lysosomes हा शब्द तयार कसा झाला?
लायसो म्हणजे लायसिस, ब्रेकडाऊन. झोमा म्हणजे बॉडी, तो लायसो फॉर लायसिस आणि झोम्स म्हणजे बॉडीज. तो सर हा लायसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन, तो ब्रेकडाऊन करणाऱ्या बॉडीज. हां, लायसोझोम्स आर द सेल ऑर्गनल which contain dozens of hydrolytic destructive enzymes and they can digest anything. म्हणजे लायसोझोम्स हे अशा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आहे ज्याच्यामध्ये डझनानी डिस्ट्रक्टिव्ह एन्झाईम आहे आणि ते कशालाही नष्ट करू शकतात. अब थोड़ा आगे चलते. लाइसोसोम्स वेर डिस्कवर्ड इन 1955. द गोल्गी बॉडीज was discovered by Camillo Golgi in 1898. But lysosomes were discovered in 1955 by Christian Dewey. Christian Dewey. Lysosomes are present in a plant cell as well as animal cell. Golgi body is present in plant cell as well as animal cell. Endoplasmic reticulum is also present in animal and plant cell. Ribosomes are also present in plant and animal cell. तो अब आपको लाइसोसोम माने क्या समझा? तो सर अभी आपने कहा कि लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनल विच कंटेन डजन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स, and these lysosomes were seen and discovered by Christian Dewey in 1955, and they are present in plant as well as animal cell. So let us proceed ahead. See, you know that ribosomes are protein synthesis machineries. They will manufacture the proteins. The protein in form of vesicle pinch off from endoplasmic reticulum and they are repacked in Golgi complex, from where they are sent either outside the cell or they remain within the cell. So whatever the proteins that remain within the cell, whatever the proteins that remain within the cell are called lysosomes. I repeat, रायबोझोम्सनी बनवले प्रोटीन, ते एका व्हेसिकलच्या फॉर्ममध्ये तिथून निसटले. ते कोणाच्या आतमध्ये गेले? गॉल्गी ॲपरेटसच्या. तिथं त्यांचं काय झालं? पॅकेजिंग. पॅकेजिंग झाल्यावर एक तर ते सेलच्या बाहेर गेले किंवा सेलच्या आतमध्ये राहिले. तो जे सेलच्या आतमध्ये राहिले ते जे प्रोटीन्स आहे त्यांनाच म्हणतात लाइसोसोम्स. देखो, दिस इज राइबोसोम. इट हैज मैन्युफैक्चर्ड द प्रोटीन. दैट प्रोटीन पिंच ऑफ फ्रॉम राइबोसोम and that vesicle containing protein enter into Golgi apparatus, and from Golgi apparatus this protein has came out and it is within the cell. म्हणजे सर इन शॉर्ट गोल्गी apparatus से जो वेसिकल्स अंदर ही रहते सेल के, जो बाहर नहीं जाते, वो लाइसोसोम्स है जी. दे आर लाइसोसोम्स. और उनके अंदर जो प्रोटीन्स थे अब वो बन गए हाइड्रोलाइटिक एन्झाइम्स. तो हा जो लाइसोसोम आहे ना, हा कोणापासून तयार झाला? मग गोल्गी कॉम्प्लेक्स पासून. तो देखो, लाइसोसोम्स
were seen in 1955 by Christian Div. They contain dozens of lytic or destructive enzyme, so called battery of hydrolytic enzymes. Which enzymes they contain? Lipase, which destroy the lipids, digest the lipids. Protease, which destroy or digest the proteins. Carbohydrates, that destroy the carbohydrates. Acid phosphatase, and many more. And all these enzymes are present in lysosome. And lysosome is formed by Golgi body. तो सर आता या लायसोसोममध्ये तुम्ही म्हणता डिस्ट्रक्टिव्ह एन्झाईम आहे, जे प्रोटीन नष्ट करतं, जे लिपिड नष्ट करतं, जे कार्बोहायड्रेट नष्ट करतं आणि कशालाही नष्ट करू शकतं. तो इट कैन डाइजेस्ट, डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट एनीथिंग. यस. तो अगर ये बलून जिसमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स है वो गलती से फूट गया तो दैट इज कॉल्ड लाइसोसोमल ब्लास्ट. ये पूरी सेल नष्ट हो जाती. म्हणजे हा जो लायसोझोम आहे, ज्याच्या आतमध्ये हायड्रोलायटिक एन्झाईम आहे, ते कशालाही डायजेस्ट करू शकतात. तो जर फुटला तर पूर्ण सेल नष्ट होते. हो, म्हणून लायसोसोमचं नाव आहे सुईसाइड बॅग. सुईसाइड bag. तो it is called battery of hydrolytic enzyme, and when that battery burst it digests entire cell. So at that time it is called suicide bag. Remember that all those enzymes work at acidic pH. So I wrote here they work at acidic pH. माने the pH which is below 7, त्याला आपण ॲसिडिक पीएच म्हणतो, तेव्हा ते काम करतात. अब सुनो इसका काम क्या है. कुछ ऑर्गेनल जिनका अब काम नहीं है, डीॲक्टिवेटेड. म्हणजे काही सेलचे ऑर्गेनल आहे ज्यांचं आत्ता काम नाही, तो त्याची काही गरज नाही. तो ऐसे डीएक्टिवेटेड ऑर्गेनेल को ये लाइसोसोम जो है वो उसको चिपक जाता और अपने एंजाइम्स उस पर गिरा देता, तो वो सेल ऑर्गेनेल नष्ट होता. दिस इज कॉल्ड ऑटोफॅगी. ऑटोफॅगी. तो लायसोसोमचं पहिलं काम काय आहे. सर तुम्ही सांगितलं की सेलच्या आतमधले जे काही सेल ऑर्गेनेल आता कामाचे नाही, तर हा लायसोसोम त्याला चिपकतो आणि स्वतःचे एन्झाईम त्याच्यात सोडून देतो आणि त्या ऑर्गेनलला मारून टाकतो. याला काय म्हणतात. ऑटोफॅगी. कुछ ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आते जो गलत प्रोटीन्स है, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स है. तो फिर ऐसे गलत सलत प्रोटीन के साथ भी लाइसोसोम चिपक जाता और प्रोटीएज उस पर छोड़ देता, वो प्रोटीन भी नष्ट होते. सेल के अंदर जो भी कचरा है, वेस्टेज है, उसको भी ये नष्ट कर देता. गलती से कोई फॉरेन चीज अंदर आ जाए तो ये समझो कोई बैक्टीरिया है जो हमारी सेल में घुस गया, तो ये लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को चिपक गया, उसको भी खत्म कर देगा. म्हणजे लाइसोसोम इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गेनल. यस, इट डाइजेस्ट एवरीथिंग. कोई बाहरी जर्म आ गया, उसको भी डाइजेस्ट कर दिया. गलत सलत प्रोटीन बने, उसको भी डाइजेस्ट कर दिया. कुछ ऑर्गेनल काम नहीं कर रहे, उसको भी डाइजेस्ट कर दिया. हमारी जो सोल्जर्स है बॉडी के, जिनको WBC कहते, ल्यूकोसाइट्स, उसमें ढेर सारे लाइसोसोम्स हैं. और जब भी शरीर में दुश्मन आता है तो ये लाइसोसोम जो है
जब भी वो जर्म सेल के अंदर आता, WBC के अंदर, तो लाइसोसोम उसको नष्ट कर देते, बिकॉज दे कंटेन डजन्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो सर इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज द जॉब ऑफ लाइसोसोम। तो वापस देखो, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्गी apparatus. The term lysosome means a body that contains lytic enzyme. It was seen in 1955 by Christian Deeve. It is also called battery of hydrolytic enzyme. Why it is called suicidal bag or bag of suicide? तो सर उसमें रहते सारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, अगर ये लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया तो पूरी सेल ही वो नष्ट कर देगा, मर जाएगी सेल, तो सुसाइड बैग उसको कहते। ऑल दोज एंजाइम्स आर लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेज, एसिड फॉस्फेटेज एंड मेनी मोर. They work at a acidic pH. They are formed from Golgi apparatus. Their function, digestion of the waste. Anything which is waste for the cell is digested. Digestion of deactivated organelle. The organelle not doing the job, now useless, they are digested. Foreign material that enter the cell, it is also digested. Autophagy is the killing of deactivated organ. Autolysis it is the suicide of the cell. The cell which are old, not useful, want to destroy itself, so it will burst its lysosome. So that is called autolysis. This is an important function. When a human sperm at the time of fertilization penetrate the ovum, that is a female gamete, the sperm contain a kind of lysosome called acrosome. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता की पुरुष का जो मेल गमीट है स्पर्म, वो स्त्री के ओहम को जब पेनिट्रेट करता फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो स्पर्म के हेड में एक एक्रोजोम नाम की बैग रहती. इट इज़ नथिंग बट लाइसोसोम. वो अपने एंजाइम्स एग एनवलप पे गिरा देता, तो एग एनवलप हो जाता पंक्चर and sperm nucleus enter the cell, so it help in fertilization also. So अब देखो, ये हमने लाइसोसोम के बारे में हर चीज़ देखी है. अब हमको देखना है वैक्यूल. So let us study what is vacuole. Previously a little information about vacuole have been given to you. If you recall, I told you that vacuoles are mainly found in plant cell. They are absent in animal cell. But if they are present there in animal cell, they are very small and they are temporary. मैंने कहा कि वैक्यूल जो अभी हमें सीखना है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है. वो ये है कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते, एनिमल सेल में नहीं होते, और यदि है भी तो छोटे आकार के है और टेम्पररी है. तो क्या वो प्लांट सेल में बड़े हैं और परमानेंट है? जी. नो इफ यू सी दिस प्लांट सेल, नो हाउ कम दिस इज प्लांट सेल? बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल which is there in a plant cell. Below the cell wall there is a cell membrane, and cell membrane contain cytoplasm and membrane bound organelle. Already you know endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome. So all these are membrane bound organelle. अब देखो, vacuole is nothing but a space in cytoplasm which is covered with a single membrane
called tonoplast. व्हॅक्युओल म्हणजे प्लांट सेलच्या आतमधली जागा, स्पेस, ज्याला एक कव्हर आहे सिंगल मेम्ब्रेन, आणि त्या कव्हरचं नाव आहे टोनोप्लास्ट. मग पहा, ही आहे स्पेस म्हणजे व्हॅक्युओल, आणि त्याचं जे कव्हर आहे त्याला म्हणतात टोनोप्लास्ट. तो ही सिंगल मेम्ब्रेन असते. इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ चीज़ों को आने देती जाने देती और कुछ चीज़ों को नहीं. सो लेट अस स्टार्ट वैक्यूल. फर्स्ट पॉइंट, vacuoles are large and permanent structures in a plant cell. They occupy 90% of the volume of a plant cell. तो सर व्हॅक्युओल हे परमनंट स्ट्रक्चर्स असतात, स्पेस असतात प्लांट सेलमधल्या. 90% जागा व्याप्त करतात व्हॅक्युओल्स. Vacuole is surrounded by a single membrane called tonoplast. तो सर ये वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल रहता उसे क्या कहते? इट इज कॉल्ड सैप. द फ्लूइड मैट्रिक्स विद इन वैक्यूल इज कॉल्ड सैप, SAP सैप. तो सर फिर वो सैप में क्या है? वेस्ट मटेरियल दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स. तो द वैक्यूल, as I said, only found in plant cell, occupying 90% volume of cytoplasm. The fluid present in the vacuole is called sap, which contain waste material, excretory products, and a water-soluble pigment which is called anthocyanin. Remember, पिगमेंट तो प्लास्टिड में रहती है. पिगमेंट्स कुठे असतात? प्लास्टिडमध्ये, जसं क्लोरोफिल्स, कॅरोटेनॉइड्स. तो वैक्यूल में भी पिगमेंट रहती विच इज पर्पलिश इन कलर एंड इट इज वाटर सोल्युबल, कॉल्ड एंथोसायनिन. तो या वैक्यूलमध्ये काय आहे? वेस्ट मटेरियल. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट म्हणजे घाण आहे सगळी. वाटर सोल्युबल पिगमेंट है एंथोसायनिन. और सर इसमें मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स है, टैनिन्स है, अल्कलॉइड्स भी है, बट ऑल दोज विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल. यू मे कॉल इट एज अ गोडाउन to store the substances, but not of immediate use. See, this vacuole is surrounded by a single membrane called tonoplast, which is selectively permeable. The content present in vacuole is called sap. Now, sap is always hypertonic. Why? See. Already, while studying the plasma membrane or cell membrane, we have said movement of something from lower concentration to higher concentration always require energy. म्हणजे ज्या गोष्टी कमीकडून जास्तकडे जातात त्याला काय लागतं? एनर्जी. अशा ट्रान्सपोर्टला काय म्हणतात? ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. तो ये जो वैक्यूल के अंदर सैप है ना, ये साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ों को अंदर लेती है, भले ही वो अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है. तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा रहता और इसीलिए सेल सैप इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दैट इज यूजफुल टू मेंटेन द टर्जिडिटी, टवटवीतपना. तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, who maintained the turgidity of a plant cell? It is vacuole. तो अब देखो, आपको वैक्यूल के बारे में इफ़ यू कलेक्ट तो आपको क्या समझ में आया? सर पहला पॉइंट तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट
in plant cell. They occupy 90% volume of a plant cell. They are nothing but the space which have a covering a single layer called tonoplast, which is selectively permeable. The content inside the vacuole is called sap, which contain waste material, excretory product, the product of not immediate use in future, and it contain a water soluble pigment called anthocyanin. It contain carbohydrates, amino acids, tannins, alkaloids, minerals also. Because of active transport of substances from cytoplasm within a vacuole, the sap is always hypertonic, concentrated. More solid concentration, more hypertonic the solution be. Now, what is the function? So it maintains turgidity of the plant cell. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अब यहाँ ध्यान दो, ये प्लांट सेल की बात नहीं चल रही, वैक्यूल की बात चल रही. द वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा, vacuole present in amoeba, it's called contractile vacuole. It is useful in excretion and osmoregulation. आपण प्लांट सेल बद्दल नाही बोलत आहे, आपण कोणाच्या व्हॅक्युअल बद्दल बोलतो आहे? अमिबाच्या. आणि तिथे याचं काम काय असतं या व्हॅक्युअलचं? एक्सक्रीशन अँड ऑस्मो रेग्युलेशन. इन सर्टन प्रोटिस्ट the food enter the cell, it's stored by the vacuole. काही प्रोटिस्टमध्ये जे अन्न पदार्थ सेलच्या आतमध्ये येतात ते कोण जमा करतं? व्हॅक्युओल. त्यांना म्हणतात प्रोटोझुआमध्ये फूड व्हॅक्युओल. सो जे प्रोटिस्ट आहे म्हणजे प्रोटोझुअन्स आहे, ते जे फूड आतमध्ये घेतात ते कशात ठेवतात? व्हॅक्युओलमध्ये. त्या व्हॅक्युओलला काय म्हणतात? फूड व्हॅक्युओल. मतलब सर अमीबा में वो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन करता, बाकी कुछ प्रोटोजुआ में वो फूड स्टोर करता तो उसको फूड वैक्यूल बोलते. प्लांट सेल में वो टर्जिडिटी मेंटेन करता और वो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इस वीडियो में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा, लाइसोसोम देखा, वैक्यूल देखा, और इसके पहले हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपकी पूरी होती है. अब अगले लेक्चर में हमारी बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया. देखो माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रेस्पिरेशन नाम का टॉपिक मुझे आगे लेना है 11th का, वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड है. क्लोरोप्लास्ट, मुझे फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाना है, वो क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड है. तो विस्तार से हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की अगले वीडियो में. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.